ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आज की डेमो की क्लास में आपको हम वेलकम करते हैं। ठीक है, मेरा नाम लोकल नाम शमसी है और फैकल्टी मेंबर मेरिटोरियस एजुकेशन सेंटर। ठीक है, सिंस 2000। ठीक है, सिंस 2004, 3 एंड 4 एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन में मैं 2003 से मेरिटोरियस एजुकेशन सेंटर में मौजूद हूँ और इससे पहले ईयर 1999 से, ठीक है, मैं एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हूँ। यानी कि जिस साल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन शुरू हुई ईयर 1999, यानी कि जब उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट लेना शुरू किया है, ठीक है, तो उस वक्त से मैं एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो एमकेट के स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व हूँ। यहाँ पे कुछ बातें आपसे इंट्रोडक्शन के हवाले से मैं करूंगा। देखें, ईयर 1999 से जब से टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जा, उस वक्त से लेके 2018 तक स्टूडेंट्स वगैरह उनको जो क्वेश्चन वगैरह मिलते रहे वो टोटल 100 क्वेश्चन मिलते रहे। ठीक है, ईयर 1999 से लेके ईयर 2018 तक देयर वर टोटल 100 क्वेश्चंस। लेकिन लास्ट ईयर पॉलिसी चेंज की है। ठीक है, लास्ट ईयर पॉलिसी चेंज की है। नाउ द टोटल इज 200 क्वेश्चंस। ठीक है, अब टोटल है 200 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन में पहले आती थी 30 बायो, 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स, 10 इंग्लिश। अभी आजकल जो आपके पास 200 का सिलेबस है, 2019 में जो पेपर आया है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास बायो में जो हो गए वो आपके पास हो गए 80। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बायो क्वेश्चन जो है वो आपके पास हो गए 80। और जब बायो की तादाद आपके पास 80 है तो उसका मतलब ये कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो आपके पास बायो की नॉलेज से, ठीक है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपके पास बायो की जो नॉलेज है उससे होगा। ठीक है, मजीद सुन लें। जब इससे पहले टेस्ट प्रिपरेशन होती रही है तो मुख्तलिफ पीरियड्स में मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो इसको टेस्ट को कंडक्ट करती रही है। ईयर 1999 में IBA इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने सबसे पहले टेस्ट कंडक्ट किया। ठीक है, प्रोफेसर अब्दुल वहाब साहब हैं, उनकी सुपरविजन में ये टेस्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन उसके बाद से ये 2 साल तक चला। उसके बाद कोई दूसरी नई कंपनी जो है वो उसने टेस्ट कंडक्ट किया, फिर उसके बाद कोई दूसरी नई कंपनी थी उसने टेस्ट कंडक्ट किया। ठीक है, अभी एनटीएस को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो मिला है 2009। ठीक है, 2009 से लेके ऑनवर्ड जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला आपके पास, उसको वो मिला एनटीएस को, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज। ठीक है, जिसमें काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है। जब से एनटीएस ने टेस्ट लेना शुरू किया काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आई। उससे पहले जो कंपनी टेस्ट कंडक्ट करती थी तो उनमें बहुत सारे फ्लॉज थे। ठीक है, पेपर लीक होना उसका फ्लॉ था, की सही नहीं होना उसका फ्लॉ था, बहुत सारे मसले मसाइल थे, इररिलेवेंट क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, बहुत सारे मसले मसाइल। लेकिन ये बहुत सारे मसले मसाइल एक तरफ हो गए जब से टेस्ट कंडक्ट करना शुरू किया है। ठीक है, जब से टेस्ट कंडक्ट करना शुरू किया है नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज ने, उस वक्त से ये बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो आपके पास रिजॉल्व हो गए। ठीक है, उस वक्त से बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो आपके रिजॉल्व हो गए। अच्छा, पहले ऐसा होता था जब भी टेस्ट होता था तो टेस्ट पेपर घर लेके जाने नहीं देते थे, तो स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं होता था कि जो हम टेस्ट देकर आए हैं उसका सही आंसर क्या है। तो अक्सर स्टूडेंट्स एम्बिग्युइटी का शिकार रहते थे। अब जब से आपके पास जो है ये नेशनल टेस्टिंग सिस्टम ने टेस्ट कंडक्ट करना शुरू किया है, नेशनल टेस्टिंग सिस्टम ने जब से टेस्ट कंडक्ट करना शुरू किया है उस वक्त से आपके पास ये टेस्ट पेपर आपको दे देते हैं और स्टूडेंट्स को बेहतर आइडिया होता है कि आइदर आपने जो किया है वो कितना गलत किया है। ठीक है,
देखिए टेस्ट पेपर में बेटा एक छोटी से छोटी बात बड़ी काउंट करती है। अगर एक एमसीक्यू के ऑप्शन आपको ए बी सी डी दिए जाए और एक और एमसीक्यू का ऑप्शन आपको ए बी सी डी ई दिए जाए, तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो आपके पास, ये दोनों ऑप्शन जो है इससे आपके टेस्ट रिजल्ट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ पीरियड्स में कभी एबीसीडी ऑप्शन दिए गए, कभी एबीसीडी और ई ऑप्शन दिए गए। एनटीएस वालों ने ये मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज अपनी रखी हुई है। ठीक है, तो इससे आपके रिजल्ट स्कोरिंग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, और एक छोटी से छोटी चीज जो वो काउंट करती है। देखिए बाहर कि हम इतना ज्यादा एप्टीट्यूड टेस्ट को जो है वो एम्फसाइज करते हैं, देखिए एक बात याद रखिएगा कि इसका वेटेज जो है वो 50%। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी अंदाजा नहीं है कि 50% वेटेज होता क्या है। मैं आपको बताऊं, 2019 से पहले 2018 तक 10% मैट्रिक काउंट होती थी, 40% इंटर काउंट होता था और 50% आपका टेस्ट काउंट होता था। यानी कि आप इसको सोचे कि वो जो 10% मैट्रिक और 40% इंटर का जो वेटेज है उसको हासिल करने के लिए जो स्टूडेंट 50 के करीब पेपर देता है और सिर्फ एक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए वो सिर्फ एक 2 घंटे का पेपर देता है, वो 50% उसके बराबर हो जाता है। और खुदा में खासा पेपर वाले दिन, एनटीएस के पेपर वाले दिन अगर उसकी तबीयत खराब है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई मसले मसाइल है, या तो आग या पार वाली बात, तो आमतौर पे इस टेस्ट को हम इसलिए इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहे होते हैं इसकी प्रिपरेशन को थ्रू आउट, कि आपका जो 50% का वेटेज है ये आपकी जो दूसरे जो इंटर और मैट्रिक के मार्क्स है इसको ये जरूरत कर देता है। लेकिन 2019 में जो स्ट्रेटेजी आई है, जो नई स्ट्रेटेजी आई है, उसमें उन्होंने 50% आपके पूरे इंटर को काउंट किया। उससे पहले जो स्ट्रेटेजी थी कि 40% इंटर होगा लेकिन उसमें सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स होंगे, वो भी प्रैक्टिकल के बगैर। कभी कहते प्रैक्टिकल के बगैर, किसी साल प्रैक्टिकल के बगैर होता था, किसी साल फिर प्रैक्टिकल होता था। अभी लास्ट ईयर से हमने स्ट्रेटेजी रखी है कि टोटल जो आपके इंटर में मार्क्स आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश, उर्दू, सारे जो मार्क्स आ रहे हैं उसका जो 50% वेटेज है वो काउंट करेंगे और 50% वो आपके टेस्ट को काउंट करेंगे। ठीक है, 50% वो आपके टेस्ट को काउंट करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपके पास, इस तरीके से अब लास्ट से ये स्ट्रेटेजी फॉलो हुई और उसकी बेसिस पे एडमिशन जो है, ठीक है, और इस पे किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह कोई एहतजाज नहीं हुआ। ठीक है, और ये स्मूथली चल रहा है और उनकी क्लासेस वगैरह एज पर रूल जो है वो स्टार्ट नहीं, और स्टूडेंट जो है वो उनके एडमिशन करना। लास्ट ईयर जो पॉलिसी में चेंज आई है उसमें एक बड़ा चेंज ये भी आया है कि कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपने पैसे की बिना पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ले किसी प्राइवेट वगैरह में, उसको एनटीएस में अपीयर होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उन्होंने तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे किया है। ठीक है, और उन्होंने एक मेरिट जो है वो अलाइन किया है कि इतने मेरिट के लोग यहाँ जाएंगे। और इवन आखा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को भी उन्होंने ऑटोनोमस नहीं छोड़ा, हालांकि आखा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है वो उसमें सिर्फ 100 सीट्स हैं, उसको भी उन्होंने ऑटोनोमस नहीं छोड़ा। और इवन उसके लिए भी कह दिया कि एक वेटेज आपके एनटीएस के टेस्ट का है और आखा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स को उस वक्त तक एडमिशन नहीं मिल सकता जब तक कि वो इस एनटीएस की स्कोरिंग जो है वो एक बेहतर स्कोरिंग जब तक शो ना करते, उस वक्त तक आपके पास वहां पे भी एडमिशन नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंट चेंजेस थे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपके पास पॉजिटिव चेंजेस थे, डिफरेंट चेंजेस थी। ठीक है, जो आपके पास क्या है, जो आपके पास जो है वो वक्त के साथ साथ इंप्रूवमेंट लेकर आती नहीं है। अभी लास्ट ईयर आपके पास ये स्ट्रेटेजी आई, ठीक है, लास्ट ईयर आपके पास ये स्ट्रेटेजी आई। मेरी कहीं भी हर बात आपको याद रखनी चाहिए बेटा। इससे पहले जब 100 एमसीक्यूज का टेस्ट होता था तो उसके लिए टाइम दिया जाता था 2 घंटे। ठीक है, टाइम दिया जाता था 2 घंटे। अब जो आपके पास टेस्ट 200 एमसीक्यूज का टेस्ट है उसके लिए टाइम आपको मिलता है 2.5 घंटे। सोचिए जरा, यानी कि पहले आपके पास एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए 80 सेकंड होते थे। 80 सेकंड से मुराद तकरीबन आपके पास 1 मिनट से ज्यादा होता था। लेकिन अब आपके पास एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट से भी टाइम कम है, यानी कि सिर्फ 40 सेकंड आपके पास मौजूद है।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 40 सेकेंड आपके पास मौजूद है। तो अब टाइम पीरियड जो है वो पहले से क्या हो गया, पहले से मुख्तलिफ है। तो स्टूडेंट्स जो है वो उनको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, स्टूडेंट्स को ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके पास आपने तमाम अपनी नॉलेज जो है, तमाम अपनी स्टडी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो आपने अपनी फिंगर टिप, आपने टंग टिप पे रखनी है, ताकि आप इस टेस्ट में बहुत बेहतर से बेहतर जो वो स्कोर कर सकें। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरे पास, मुझे याद है कि 2007 की बात बता रहा हूं, मेरे पास एक इंटर में 88% बच्ची लेकर आई थी। पहले दिन मैंने उसका टेस्ट लिया, आपको पता है उसके -1 नंबर मार्क्स, उस वक्त नेगेटिव मार्किंग होती थी। लास्ट ईयर पॉलिसी चेंज हुई है, उसमें ईयर 1999 से लेके 2019 तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें सब में नेगेटिव मार्किंग की 25%। लास्ट ईयर से इन्होंने नेगेटिव मार्किंग माइनस की है और ये प्लस पॉइंट, शायद इन्होंने इसीलिए टाइम भी कम कर दिया, ठीक है, शायद उन्होंने इसीलिए टाइम भी कम कर दिया है। तो लास्ट ईयर से इन्होंने आपके पास नेगेटिव मार्किंग हटा दी। तो ईयर 1999 से लेके 2019 तक नेगेटिव मार्किंग थी, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होता है कि आपने जो अगर गलत कर दिया तो उसमें आपके जो सही वाला है उसमें से 0.5 मार्क्स है वो आपके डिडक्ट हो जाए। अच्छा, अब नेगेटिव मार्किंग खत्म हो गई, आपका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। अच्छा, बताना क्या चाह रहा हूं, बताना ही चाह रहा हूं कि जो भी आपके पास आपकी स्कोरिंग जो है ना वो डिपेंड करती है, किसके ऊपर आपकी स्कोरिंग डिपेंड करती है, अच्छे उस पर। आपको बता रहा था, एग्जाम्पल थी कि वो स्टूडेंट जो है 2006 में उसके -1 मार्क्स आए थे, हालांकि उसकी 88% थी फर्स्ट ईयर के अंदर, उसकी 89% थी मैट्रिक में, पढ़ने वाली स्टूडेंट थी। मतलब उसको पता ही नहीं कि उसने टेस्ट पहले दिन अटेम्प्ट किया, पहले दिन, मतलब जब क्लास का मेरा पहला दिन था तो मैंने उसको टेस्ट दिया और उसके -1 मार्क्स थे और मेरे टेस्ट पेपर भी अच्छा खासा बड़ा था। तो इस बात से बताना क्या चाहता हूँ, इस बात से बताना ही चाहता हूँ, देखिए एमसीक्यूज का कैलिबर जो है वो डेवलप होते होते होता है। अच्छा, उसी क्लास में एक बच्ची थी जिसके 75% मार्क्स थे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पेपर इतना मुश्किल बनाया, ठीक है, पेपर मैंने इतना मुश्किल बनाया कि पेपर मुश्किल होने की वजह से उसके माइनस। हाँ, तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं कि जब उसको अपने एरर्स का अंदाजा हुआ, जब उसको अपने एरर्स का अंदाजा हुआ तो उसमें यह है कि अल्लाह का शुक्र है आगे जाकर उसने अच्छी स्कोरिंग की और वो देन शी एंटर्ड इन नॉन मेडिकल कॉलेज।
आपको जब तक अपने बारे में ये नहीं पता होगा कि आपको आपका एमसीक्यू का कैलिबर कैसा है, जो सिंपल एमसीक्यूज आपके इंटर बोर्ड में आते रहे, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे आपके पास कंडीशन डिफरेंट है, ठीक है। खास तौर पे जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं वो डिफिकल्ट एमसीक्यू से एक्सपोजर में नहीं आए होते। जब वो डिफिकल्ट एमसीक्यू से एक्सपोजर में नहीं आए होते तो उनको एनटीएस की प्रिपरेशन में अपने आप अपनी ये स्किल जो है वो इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बगैर गुजारा नहीं। आपको अपनी ये स्किल जो है इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यूज का कैलिबर आपको डेवलप करना होगा, ठीक है। एमसीक्यूज का कैलिबर आपको डेवलप करना होगा और एमसीक्यूज का कैलिबर डेवलप करके आपको बेहतर अंदाजा होगा, ठीक है। एमसीक्यूज का कैलिबर डेवलप करके आपको बेहतर अंदाजा होगा कि दरअसल आपके पास जो कंडीशन है वो क्या है। चले तो अच्छा, मजीद यहां पे आपको कुछ बातें बता दूं कि देखें जो हमारा प्रिपरेशन का तरीकेकार है, आजकल हमारी ऑनलाइन क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूड है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस हमारे ग्रुप जो है वो कंटिन्यूड है। इन ऑनलाइन क्लासेस में हम टेस्ट भी ले रहे हैं, ठीक है, टेस्ट भी ले रहे हैं। इवन जिस तरह नॉर्मल क्लास होती है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जूम बेस पे हैंड रेज का ऑप्शन है, मुझे मेरे पास यहाँ पे नाम डिस्प्लेड है, मैं जिस बच्चे से बात करना चाहूँ बात कर सकता हूँ, जिससे सवाल करना चाहूँ सवाल कर सकता हूँ, ठीक है। आप इससे भी, और बिल्कुल इसमें जो एथिकल इश्यूज आ सकते हैं, देखें सिर्फ मेरी तस्वीर आपको नजर आ रही है, ठीक है, आप इससे कोई मुझे किसी की तस्वीर नजर नहीं आ रही, ठीक है, किसी की कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही, आप सारे म्यूटेड हैं, ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं आप सबको म्यूट करके रखूं, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन करना होगा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है आपके पास जूम का, ठीक है। और इसके लिए आपके पास देखें जो भी आप आवाज सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात ये कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठे घर में जहां पर आपके पास कोई आसपास नॉइजी एनवायरनमेंट नहीं है, कोई आसपास नहीं, क्योंकि अगर मुझे आपसे सवाल करना है, मैंने आपके नाम में जाके वहां पे क्लिक किया, आपको अनम्यूट किया, तो अनम्यूट करने में ऐसा ना हो घर की आवाजें आ रही हो, ठीक है। तो ये बहुत फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर जिसमें हम जो है तमाम क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, वीकली हमारे टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, ठीक है। साइमल्टेनियसली उसके रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाते हैं। अब किसी के ध्यान में ये बात है कि सर जो आप टेस्ट दे रहे हैं, हो सकता है कि कोई किताब खोल के बैठा हो, लेकिन बात पता है क्या है, बात ये है कि आप अपने आप से जब तक ऑनेस्ट नहीं होंगे, आप किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकते। आपने टेस्ट की प्रिपरेशन इसलिए की कि आप अपने स्किल्स जो इंप्रूव करें, ठीक है। नाउ दिस इज अप टू यू, आपने मेडिकल कॉलेज में बेटा आगे जाना है, एंड देयर इज सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। आप देखें हर चीज का सॉल्यूशन है, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, ठीक है, कि हमारे पास एक ही क्लास में मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो ऐसे सुन रहे होते हैं जैसे टीचर जो सामने मौजूद है। कोई एक आम क्लास में तो मुमकिन है कि शायद पीछे वाले स्टूडेंट को बोर्ड नजर ना आ रही है, लेकिन ये तो बिल्कुल आपके हैंड में है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। वो तमाम चीजें आपसे शेयर होती हैं और ग्रेजुअली जो है वो आप उस चीज को इंप्रूव करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो चीज बेटा आपको याद रखनी है, किसी के जहन में ये बात है कि सर पेपर आता किधर से, बात स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बात समझते हैं कि मैं बायो के हवाले से बता रहा हूं। एक स्टूडेंट जो मेरी आउटसाइडर स्टूडेंट थी, उसने कहा सर मैं रीडिंग देके तो आती हूँ, आपके टेस्ट पेपर में नंबर अच्छे नहीं आते। बेटा रीडिंग नहीं देना है, रीड समझना भी है और याद भी करना है। अब मुझे एक बात बताइए, आपके एग्जाम में आपके एनडीएस के पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बायो के आते हैं, उसमें जो आपके फैमिली वाले क्वेश्चन है उसमें 5 फ्लोरल फॉर्मूले उन्होंने दे दिए, पूछा ये वाला फ्लोरल फॉर्मूला मिमोजेसी का कौन सा फ्लोरल फॉर्मूला है। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप आंसर कैसे करेंगे। अगर आपने जस्ट उसकी रीडिंग दी हुई होगी, बायोलॉजी में वी डू नॉट वांट रीडिंग, वी वांट लर्निंग। जब तक आप क्या कहते हैं कि उसकी प्रॉपर लर्निंग नहीं करेंगे,
तो लर्निंग के बगैर आप क्या कहते हैं कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें? तो वी वांट लर्निंग, बगैर लर्निंग के आप जो है वो बायो के अंदर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ सक्सेशंस पढ़े, आपने बायोम्स पढ़े, अगर आप एनटीएस के टेस्ट उठा के देखें तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एफ्जीलिया अफ्रिकाना, डैनियल ओलिवेरा है, मुख्तलिफ नाम लिए पौधों के, और पूछा गया कौन से बायोम के अंदर मोस्ट लाइकली आपको ये मिल सकते हैं, तो आप मुझे बताएं दिस इज लर्निंग। अगर बेटा आपको याद नहीं होगा, ठीक है, बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, अगर याद नहीं होगा तो आप रिकॉल वाले क्वेश्चंस कैसे करें? लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको ग्राफ दे दिया कि जिसमें हार्ट रेट जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको ग्राफ दे दिया कि ये हार्ट रेट जो है कार्डियक साइकिल शो कर रही है, कार्डियक साइकिल जो है वो शो कर रही है, ठीक है, ये टाइम पीरियड कितना ले रही है? 0.6 सेकंड्स, ठीक है, 0.6 सेकंड्स का टाइम पीरियड ले रही है। यानी इंसान का ये जो, जिस इंसान के लिए ये ग्राफ बनाया है, उसके दिल की धड़कन का टाइम कितना है? उसके दिल की एक धड़कन का टाइम है 0.6 सेकंड्स। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा ये जा रहा है कि 60 सेकंड्स के अंदर जो है, 60 सेकंड्स में उसका दिल कितनी बार धड़के? तो 0.6 सेकंड आपके पास है, इसमें आपके पास 1 हार्ट बीट, एक सेकंड में आपके पास कितना होगा? 1/0.6, और 60 सेकंड्स के अंदर कितना होगा? तो 1/0.6 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 600/6, 6 यानी कि इस इंसान का दिल जो है वो 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में तो तकरीबन 100 बार धड़का, ठीक है। इस इंसान का दिल जो है वो 1 मिनट में 100 बार धड़का। तो न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं, ठीक है, देयर आर न्यूमेरिक क्वेश्चंस एज वेल। अब ये न्यूमेरिक क्वेश्चंस आपने इंटर बोर्ड में एमसीक्यूज में थोड़ी करें, ठीक है, न्यूमेरिक क्वेश्चंस आपने ये थोड़ी करें। इसके अलावा आइए हार्डी-मेंबर प्रिंसिपल। हार्डी-मेंबर प्रिंसिपल भी न्यूमेरिक क्वेश्चन में आता है, p स्क्वायर + 2pq + 2 स्क्वायर = 1। तो यहां सारे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग आप टेस्ट जो आपकी प्रिपरेशन है उसको आप इजी ना समझें, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। ये आपके पास एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लर्निंग के साथ, न्यूमेरिक क्वेश्चन के साथ लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। वो लॉजिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो वो भी आपको याद रखनी, ठीक है, आप लॉजिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। पेडिग्री ट्रीज आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके इंटर बोर्ड के अंदर पेडिग्री ट्रीज आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। पेडिग्री ट्रीज में आपके पास, ठीक है, पेडिग्री ट्रीज के अंदर इस तरह पेडिग्री ट्रीज बने हुए आते हैं, ठीक है। पेडिग्री ट्री के अंदर इस तरह से पेडिग्री ट्री बना हुआ आ रहा है। जब पेडिग्री ट्री बना हुआ आ रहा है, ठीक है, जब पेडिग्री ट्री आपके पास बना हुआ आ रहा है, तो ये जो पेडिग्री ट्रीज हैं आपके पास, ये आपके इंटर बोर्ड में नहीं थे, ठीक है, ये आपके इंटर बोर्ड में नहीं थे, ये आपके पास पेडिग्री ट्री जो है वो ये भी आते हैं इसमें। तो ईच एंड एवरीथिंग, इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको बेटा टाइम चाहिए, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन हम अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी ऑनलाइन की क्लासेस में एक बड़ा पोर्शन कवर कर चुके हैं, और हमारी प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये अक्टूबर से जारी है, संडे और अभी रेगुलर इंशाल्लाह जारी है, ठीक है। और इससे प्रीवियसली अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे रिकॉर्ड्स रहे हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड के अंदर एक रिमार्केबल अचीवमेंट्स हमारे स्टूडेंट्स की रही है, ठीक है, और वो आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे वैसे सुनते रहे होंगे, ठीक है। तो और अब तो देखें इसका बायो की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई कि इस पर टोटल 80 एमसीक्यूज है वो आपके हाथ, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट का ये एतराज कि उसको फिजिक्स जो है उसको कम आती है, केमिस्ट्री कम आती है, बायो का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया इसके अंदर, ठीक है, कि बायो के अगर एमसीक्यूज उसको ज्यादा नहीं आते, बायो के अंदर अगर वो अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो उसके टेस्ट का जो स्कोर है उसके सिनेरियो को पूरा जो है वो चेंज कर देगा, ठीक है। चले, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो आमतौर पे इंटर बोर्ड के हैं वो इस चीज से एक्सपोजर में नहीं आते
कि भाई जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन होते हैं, जो ए लेवल्स वालों के क्वेश्चन होते हैं, उससे वो आमतौर पर एक्सपोजर में नहीं होते। तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चार्ट्स बने हुए होते हैं, मुख्तलिफ कॉलम्स बने हुए होते हैं, ठीक है। और आपको उसकी प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा खासा टाइम, एक बात याद रखिएगा कि जब तक आप एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, आप पॉलिश नहीं होंगे, आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। हम आपको कितनी क्लासेस दे दें, ठीक है, हम आपको कितनी ही क्लासेस दे दें, आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे जब तक कि आप जो है वो एमसीक्यूज का अपना कैलिबर डेवलप नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट नहीं देंगे, उस वक्त तक जो है वो आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो टेस्ट दें, उससे होगा कि आपके अंदर जो है वो इंप्रूवमेंट आती चली जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद आइए फर्दर। लेकिन जो हमारी डेमो क्लास है, इसका पहला फेज मैंने आपको बेटा इंट्रोडक्शन का दे दिया, ठीक है, हाफ एन आवर मैंने इसमें आपको स्पेंड किए। अब मैं इसके बाद देखें, मैं आपको आप ही के एक चैप्टर में से एक छोटा सा पोर्शन जो वो कवर करवा रहा हूं, ठीक है, कि आपको ये अंदाजा हो कि हमारी क्लास एक एक्चुअली है क्या। और फिर उसके बाद आप रेडी रहिए कि एक डेमो टेस्ट जो है इंशाल्लाह हम आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। बेसिक ओरिएंटेशन टेस्ट है, वो हम आपका टेस्ट लेंगे, आपको बताएंगे कैसे उसमें करना है, ठीक है। तो वो टेस्ट, उसका रिजल्ट आपको देंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल जो हमारा पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, तो हमारे टेस्ट प्रिपरेशन का तरीकेकार एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो ये आपको आज की डेमो की क्लासेस में इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बीच में ऐसा भी होगा कि किसी का कोई सवाल होगा तो वो भी आपसे सवाल लूंगा, लेकिन फिलहाल आपसे बात करने जा रहा हूँ अपने छोटे से टॉपिक की तरफ, लेक्चर की तरफ, जो आपको समझाया जा रहा है। देखिए एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो चीज आपसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है, सेल का टॉपिक आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सेल का टॉपिक आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो सेल आपको सोते जागते उठते बैठते आना चाहिए, ठीक है। सेल का टॉपिक जो है वो आपको हर वक्त हर लम्हे जो है वो आना चाहिए। तो सेल के टॉपिक में मैं आपसे फिलहाल बात करने जा रहा हूं, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। देखिए अपनी एक क्लास के अंदर मैं पूरा सेल का चैप्टर तो आपको कवर नहीं करा सकता। क्लोरोप्लास्ट का जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका बायोएनर्जेटिक्स के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपका जो है वो जो सेल का चैप्टर है उसका भी हिस्सा है। क्लोरो कहते हैं ग्रीन को, और प्लास्ट कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड को, ठीक है। प्लास्ट कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। क्लोरो कहते हैं ग्रीन को, और प्लास्ट कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये पत्ता है, इस पत्ते के अंदर सेल मौजूद है, पत्ते के अंदर जो खास तौर पे सेल्स आपको मिलते हैं वो आपको मिलते हैं मीजोफिल सेल्स। दो तरह के मीजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है, दो तरह के मीजोफिल सेल्स होते हैं, पेरिसेड मीजोफिल सेल्स और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स, ठीक है। दो तरह के मीजोफिल सेल्स आपको मिलेंगे, पेरिसेड मीजोफिल सेल्स और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, इसके अंदर आपको मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दिस कंटेन्स व्हाट, दिस कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये आपके पास क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बेटा बताने जा रहा हूं कि ये क्लोरोप्लास्ट का एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा हो। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, दिस इज एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, इसके अंदर आपको इस तरीके से पिलर्स मिलेंगे। ठीक है, ये आपको इसके अंदर पिलर्स मिलेंगे। जो पिलर आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली ग्रेनम। ठीक है, जो पिलर आपको नजर आ रहा है वो पिलर दरअसल क्या कहला रहे हैं, वो पिलर दरअसल कहला रहे हैं ग्रेनम। ग्रेनम में आपको जो एक प्लेट नजर आ रही है, दिस सिंगल प्लेट इज कॉल्ड व्हाट, दिस सिंगल प्लेट इज कॉल्ड थायलाकोइड। ठीक है, एक सिंगल प्लेट जो आपको नजर आ रही है थायलाकोइड। जैसा कि बहुत सारे पॉइंट्स को अगर हम एक जगह जमा करें और उसका पूरा पिलर बना दें तो वो पिलर कहलाएगा ग्रेनम, और एक सिंगल पॉइंट क्या कहलाएगा, सिंगल पॉइंट कहलाएगा आपके पास थायलाकोइड। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली थायलाकोइड। आपके सामने अब जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये स्ट्रक्चर आपके पास थायलाकोइड है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपके पास थायलाकोइड का। मैं जिस टॉपिक की आपसे बात कर रहा हूं, मैं सेल के टॉपिक की बात कर रहा हूं, और साइमल्टेनियसली मैं आपसे चैप्टर बायोएनर्जेटिक जो है, जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 11 है, मैं चैप्टर 11 की बेटा बात कर रहा हूं आपसे। अब यहाँ पे जरा बनाएगा और मानिएगा कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कैरियर्स मौजूद होंगे। क्या देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ कैरियर्स मौजूद हैं। सबसे पहली बात सुन लें, यहाँ पे फोटो सिस्टम्स मौजूद। हियर आर द फोटो सिस्टम्स। इनमें से एक कहला रहा है फोटो सिस्टम 1 और एक कहला रहा है फोटो सिस्टम 2। ठीक है, एक फोटो सिस्टम 1 है और एक फोटो सिस्टम आपके पास 2 है। 1 को 1 2 कहते हैं, 1 पहले डिस्कवर हुआ था, 2 उसके बाद डिस्कवर हुआ था। जितने भी एप्टीट्यूड के स्टूडेंट्स हैं, एक बात ध्यान में रखिए कि जो भी चीज बेटा आप पढ़ रहे होते हैं वो एक्चुअली आपके प्रीवियस जो आपने पढ़ा हुआ है उसका रिकॉल है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कैरियर्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कैरियर मिलेगा थियोफाइटिन, यहाँ पे आपको मिलेगा प्लास्टोक्विनिन, यहाँ आपको मिलेगा साइटोक्रोम डीएनएफ कॉम्प्लेक्स, यहाँ आपको मिलेगा प्लास्टोसाइनिन, और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा आयरन सल्फाइड कॉम्प्लेक्स, और सबसे बाद में आपको मिलेगा फेरिक ऑक्साइड। जितने मैंने नाम लिए मैं आपको दोबारा नाम बताऊंगा एक एक। ठीक है, एक एक नाम मैं आपको दोबारा बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी बात मुझे बताएं कि जो मेरिटोरियस डेमो का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बेटा अगर कोई पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, मेरिटोरियस डेमो ग्रुप में अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो काइंडली आप 0300-822-3912 पे एक मैसेज करें ताकि आपको मेरिटोरियस डेमो ग्रुप में इतनी देर में ऐड कर लिया जाए, क्योंकि 4:30 बजे के आसपास जब मैं आपका टेस्ट शुरू कराऊंगा तो उसमें ये होगा कि वो मैं लिंक ग्रुप पे ऐड करूंगा, तो उससे ये होगा कि वो फिर आप टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो टिल देन 0300-822-3912 पे अगर आप एडेड नहीं है तो आप एक मैसेज कर देंगे, काइंडली ऐड माई सेल्फ इन मेरिटोरियस डेमो ग्रुप MCAT, तो उस वक्त तक आपको जो है वो ये चीज ऐड कर लिया जाएगा। 0300-822-3912, 0300-822-3912। सर फजील को ये मैसेज जाएगा, ठीक है, वो आपको ग्रुप में ऐड कर ले। अच्छा, इसमें आइए फर्दर, मैं आपको कैरियर्स के नाम बता रहा हूं और से देखिएगा। सबसे पहले ये फोटो सिस्टम 2 है, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये कराता है आपके पास थियोफाइटिन, थियोफाइटिन, PHAEO, PHYTIN, थियोफाइटिन। ठीक है, थियोफाइटिन। उसके बाद मौजूद है प्लास्टोक्विनिन। ठीक है, प्लास्टोक्विनिन।
PLASTO प्लास्टो, QUINONE प्लास्टोक्विनन। ठीक है, प्लास्टोक्विनन। प्लास्टोक्विनन के बाद ये वाला कैरियर है आपके पास साइटोक्रोम स्मॉल b एंड f कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम b एंड f कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद में मौजूद है प्लास्टोसायनिन, PLASTO प्लास्टो CYANIN प्लास्टोसायनिन। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपके पास तीन मौजूद है, ये मौजूद है FeS। FeS कहते हैं आयरन सल्फाइड। ये तीन आयरन सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स मौजूद। और फिर उसके बाद ये सबसे आखिरी कैरियर ये फेरिडोक्साइन। सारे नाम जो है वो आपके पहले से पढ़े हुए। इसमें आपके पास दोबारा सुनिए, फोटो सिस्टम 2, थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनन, प्लास्टोक्विनन को हम कहते हैं प्लास्टोक्विनन QA एंड QB। फिर मौजूद है साइटोक्रोम BNF कॉम्प्लेक्स, फिर मौजूद है प्लास्टोसायनिन, फिर मौजूद है फोटो सिस्टम 1, फिर मौजूद है आयरन सल्फाइड और फिर मौजूद है आपके पास फेरिडोक्साइन। ठीक है, तो ये सारे आपके पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। बार बार नाम रिपीट कर रहा हूं आपके पास। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को मौजूद है। देखें, सूरज की रोशनी आएगी, रोशनी क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में से निकाल देती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में से निकाल देती है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के दरमियान फ्लो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के दरमियान जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के दरमियान जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आपके पास मौजूद है। अब ध्यान में आएगा सर इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा। ठीक है, तो अब देखें, मैंने आपसे बात की पत्ता, पत्ते में मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम, ग्रेनम में थाइलाकोइड। थाइलाकोइड के अंदर तो आपको फोटो सिस्टम 1 और 2 नजर आ रहे हैं बेटा, इसके अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल। ठीक है, जब मैंने क्लोरोफिल का नाम दिया है तो आपको क्लोरोफिल का फॉर्मूला जो है वो रिवाइज करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट दे रहा हूं ताकि आप जो है वो जो बोर्ड पे नाम वगैरह लिखे हुए आप कॉपी कर लें। ठीक है, आपको 1 मिनट दे रहा हूं, तो इसके जरा फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 के बाद मौजूद है फियोफाइटिन, PHAEO PHYTIN फियोफाइटिन। फिर उसके बाद मौजूद है प्लास्टोक्विनन, PLASTO प्लास्टो, QUINONE प्लास्टोक्विनन, QA एंड QB। फिर उसके बाद मौजूद है आपके पास साइटोक्रोम BNF, CYTOCHROME साइटोक्रोम B स्मॉल b एंड F, साइटोक्रोम BNF कॉम्प्लेक्स।
फिर उसके बाद मौजूद है प्लास्टोसायनिन, PLASTO, प्लास्टोCYANIN, प्लास्टोसायन। फिर मौजूद है फोटोसिस्टम 1, ठीक है। फिर मौजूद है 3 डॉट्स मैंने डाले हैं, वो FeS का मतलब है आयरन सल्फाइड, उसको शो कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मौजूद है फेरिडोक्साइन, सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और वो आखिरी इलेक्ट्रॉन कैरियर है आपके पास फेरिडोक्साइन, FERRIDOXINE, फेरिडोक्साइन। चले अब इसके बाद आइए फर्दर। अब देखिए जरा गौर से, अब मेरी बात आप सुनेंगे, नाम आपने लिख लिए होंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में सबसे पहले जो है, देखिए सूरज की रोशनी जो है वो पत्ते के ऊपर पड़ेगी, यानी कि वो मेसोफिल सेल्स पे पड़ेगी, क्लोरोप्लास्ट पे पड़ेगी। जब सूरज की रोशनी जो है वो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पड़ेगी, वो रोशनी फोटोसिस्टम 2 के ऊपर पड़ेगी, ठीक है। वो रोशनी जो है वो फोटोसिस्टम 2 के ऊपर पड़ेगी। फोटोसिस्टम 2 जो है इसमें मौजूद होता है क्लोरोफिल, ठीक है। फोटोसिस्टम 2 जो मौजूद है इसमें मौजूद है आपके पास क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg, C55H72O5N4Mg, ठीक है। ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। और जरा गौर करिएगा, अगर आपको केमिस्ट्री में मैग्नीशियम से ताल्लुक रहा है तो मैग्नीशियम की खास बात है कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की एबिलिटी है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी है। तो ये मैग्नीशियम इसके अंदर जो मौजूद है ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे किसके पास, वो आ जाएंगे थियोफाइटिन के पास आ जाएंगे। थियोफाइटिन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर प्लास्टोक्विनिन क्विन 2b के पास आ जाएंगे, फिर साइटोक्रोम BNF के पास आ जाएंगे, फिर प्लास्टोसाइड के पास आ जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फोटोसिस्टम 1 के पास, फोटोसिस्टम 1 के बाद आपके पास ये तीनों आयरन सल्फाइड के पास जाएंगे, फिर फेरिडोक्साइन के पास आ जाएंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन्स फेरिडोक्साइन के पास आ जाएंगे। अब फेरिडोक्साइन के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब फेरिडोक्साइन क्या करेगा कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, ये जो बाहर जगह नजर आ रही है, यहाँ पे स्पेस जो आपको नजर आ रही है, जगह कहलाती है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में पड़ा हुआ क्या मिलेगा, स्ट्रोमा में आपको पड़ा हुआ मिलेगा NADP+। स्ट्रोमा में आपको पड़ा हुआ मिलेगा NADP+। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे NADP+ को, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, किसको मिल जाएंगे, NADP+ को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स NADP+ को मिल गए। जब NADP+ को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो अब इससे होगा क्या, अब इससे होगा ये कि NADP+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NADPH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, दिस विल कन्वर्ट इनटू NADPH, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास NADPH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब NADPH के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये सबसे पहला काम होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप्स होते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो ये पहला काम हो गया आपके पास
NADPH की फॉर्मेशन। और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, याद रखिए मैंने आपसे अभी कहा पेपर में आपकी कॉन्सेप्चुअल चीजें भी आती हैं। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें दिए थे, क्लोरोफिल में दिए थे, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्लोरोफिल ने दिए थे, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कमी हो जाती है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? तो यहां देखिए आपके पास वाटर जो है वो अपने आयंस में टूटेगा H+ आयन में और OH- आयन के अंदर टूटेगा। अब OH- आयन जो है ये अगेन हाइड्रोजन आयन के अंदर टूटेगा, और टूटेगा किसके अंदर? ऑक्सीजन में टूटेगा। और तवज्जो चाहिए, देखिए जब वाटर टूटेगा H+ और OH- में, तो OH- आयन जो है, ये जो OH- आयन जो है, ये आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा मौजूद है। तो अब वो दो इलेक्ट्रॉन्स किसको मिल जाएंगे? अब वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिल जाएंगे आपके पास, वो दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इस क्लोरोफिल ए, ठीक है, इस क्लोरोफिल ए जो है उसको ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल जाएंगे। जब क्लोरोफिल ए को दो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है, इस क्लोरोफिल ए को ये दो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे वाटर की ब्रेकडाउन आपको नजर आई। ठीक है, आपके एमटीएस में कितनी बार सवाल आया है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो आती किधर से है? ये वाटर के टूटने से आती है। देखिए बॉस, वाटर के टूटने से आपके पास क्या आती है? ऑक्सीजन के साथ। आप और देख रहे हैं यहाँ वाटर टूटा है तो वाटर के टूटने से आती है। वहां तो ऑप्शन में दिया हुआ होता है कि भाई क्या कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रेकडाउन से जो है वो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन आती है? नहीं, वाटर के टूटने से जो है वो आपके पास ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो पहला अहम काम जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में होता है फोटोसिंथेसिस के, वो होता है आपके पास NADPH की फॉर्मेशन। और दूसरा अहम काम क्या आपके पास? दूसरा अहम काम ये है कि आपके पास यहां पर जो है वो वाटर की ब्रेकडाउन होती है, और वाटर की ब्रेकडाउन से क्या होता है? वाटर की ब्रेकडाउन से, ठीक है, वाटर की जो ब्रेकडाउन है उससे क्या होता है? वाटर की ब्रेकडाउन से आपके पास ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, दैट्स हाउ द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। इस तरीके से आपके पास ऑक्सीजन जो है वो उसका रिलीज हो पाता है। ठीक है, चलिए, ये दो काम हो गए। इसके बाद तीसरे काम की बात करूं, आप पहले इतना नोट करें, मैं आपसे आगे बात करूं। तो दोबारा रिपीट करूं बेटा, आप में से जो भी हमारे MCAT डेमो ग्रुप के अंदर जो है वो एडिड नहीं है, ठीक है, वो 0300-822-3912 पे जो है वो आप अपने आप को रजिस्टर करवा लें। ठीक है, अपने आप को आप रजिस्टर करवा लें, तो उससे ये होगा कि फिर आप जो टेस्ट होगा उसमें शामिल हो पाएंगे। ठीक है, जो लोग भी एडिट नहीं है 0300-822-3912 पे जो है वो। और याद रखिए, एडमिशन से रिलेटेड कोई मसले मसाइल या एडमिशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, ठीक है, एडमिशन से रिलेटेड जो भी आपकी जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आप इसी नंबर से हासिल कर सकते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उस नंबर पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी हमारी बेटा ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें आपके नाम डिस्प्लेड होते हैं, आपकी बकायदा अटेंडेंस होती है। ठीक है, तो नथिंग डिफरेंट फ्रॉम आवर यूजुअल क्लास। ठीक है, देयर इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम आवर यूजुअल क्लास। आप अभी जो स्क्रीन पे बोर्ड बना हुआ देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अप टू मी
क्या कहते हैं कि मैं अभी आपसे इसी के ऊपर जो है वो कोई क्वेश्चन करना शुरू कर दूं, आपकी अपनी स्क्रीन चेंज कर दूं, ठीक है। जो भी आपके टेस्ट पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, वो उस पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएंगे और वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना शुरू कर दूं, तो वो भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप वो भी कर सकते हैं। ग्रेजुअली चीजें आपको पता चलती जाएगी। चले अब आइए आगे बात करने जा रहा हूं। देखें, फोटोसिंथेसिस में आपने यहाँ पे बहुत ही अहम चीज सीखी कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहां से आती है। आप जरा गौर करें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिविंग राइज टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्लास 6 और 8 के बच्चे को भी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिविंग राइज टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो वो जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में, वो एक्चुअली आई तो कहां से आई, ठीक है। जो भी ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन गैस एक्चुअली आई है, तो वो कहां से आई, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड के पास से आई है, वो वाटर के पास से आई है, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड के पास से आई है, वो वाटर के पास से आई है, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि दरअसल वाटर की ब्रेकडाउन होती है, रोशनी की मौजूदगी में, कैटलिस्ट की मौजूदगी में वाटर टूट जाता है H प्लस OH माइनस आयंस के अंदर। टूटने का पर्पस क्या है? टूटने का पर्पस ये है कि जब वो टूटेगा, ठीक है, टूटने का पर्पस क्या है? टूटने का पर्पस ये है कि जब वो टूटेगा तो टूटने में आपके पास H प्लस और OH माइनस आयंस बनेंगे। आप सबको पता है H प्लस में तो कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, H प्लस तो सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर बात की जाए OH माइनस वन आयन जो है उसमें दरअसल शो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा मौजूद हैं। जब OH माइनस वन आयन टूटेगा तो टूटने में क्या बनाएगा? आपके पास ऑक्सीजन गैस बनाएगा और हाइड्रोजन आयंस बनाएगा। इस तरीके से क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन्स किसको मिल जाएंगे? ये दो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे आपके पास जो इसकी डेफिशिएंसी हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, वो फुलफिल हो जाएगी। चले अब आइए फर्दर, बहुत तीसरा अहम स्टेप, ठीक है, बहुत ही अहम तीसरा अहम स्टेप बेटा। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एटीपी की फॉर्मेशन होती है। जिसने ये टॉपिक फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, आप सारे ए लेवल और सेकेंड ईयर करके बैठे हुए, आप सबका ये टॉपिक है, आप सब ये कर चुके हैं। अब तीसरी अहम चीज जिसकी तरफ मैं आ रहा हूं, वो आपके पास है कि एटीपी की फॉर्मेशन, ठीक है। एटीपी की फॉर्मेशन कैसे हो? यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ी सी कम कर रहा हूँ बोर्ड पे से, ठीक है, ताकि आपको ये चीज बताई जा सके। देखिए बेटा, होता यह है कि वाटर के टूटने से वाटर के टूटने से वाटर के टूटने से जो आपके पास हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, देखिए एक हाइड्रोजन आयन ये बना है और एक हाइड्रोजन आयन ये बना है, दो हाइड्रोजन आयंस बने। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। याद रखिए कि तमाम सब्जेक्ट्स आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं और जिसकी बायो स्ट्रॉन्ग है उसकी केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तमाम सब्जेक्ट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। होता यह है कि जब वाटर टूटता है तो बेटा फ्री H प्लस आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। ये जो फ्री H प्लस आयन है, ठीक है, ये जो फ्री H प्लस आयन है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। जब फ्री H प्लस आयन जो है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ठीक है, जब फ्री H प्लस आयन जो है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो होता यह है कि पीएच में फर्क आ जाता है। इस थायराइड के अंदर की पीएच और बाहर की जो पीएच है इसमें फर्क आ जाता है। पीएच केमिस्ट्री में आपने पीएच पढ़ी है ना, पीएच होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। या पीएच को डिफाइन करते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस,
ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस। तो बेटा और से सुने कि ये वाटर कहां टूटा है, इसके अंदर टूटा है। ये देखिए वाटर यहां था और ये इसके अंदर टूटा है, दो हाइड्रोजन आइंस जो बने इसके अंदर बने। अगर फ्री हाइड्रोजन आइंस अंदर ज्यादा हो गए बाहर के मुकाबले में, तो इससे क्या हुआ, इससे दोनों अंदर और बाहर की जो पीएच है उसमें फर्क आ जाता है। ठीक है, इसके जो अंदर की पीएच है और जो बाहर की पीएच है उसमें फर्क आ जाता है। जब दोनों की पीएच में फर्क आ जाता है तो अब पीएच को क्या करना है, अब पीएच को जो है वो बराबर करना है। ठीक है, अब पीएच को बराबर करना, तो पीएच को बराबर करने के लिए ये जो हाइड्रोजन आयन है, देखिए ये दो हाइड्रोजन आयन ये और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के दौरान एक हाइड्रोजन आयन अंदर चला जाता है, एक दो और ये तीन हाइड्रोजन आयन से एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स की मशीनरी से अंदर से बाहर आएगा। इससे क्या होगा, आपके पास ये जो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स की मशीनरी है ये ड्राइव होगी। जब एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स की मशीनरी ये ड्राइव होगी, ये रन करेगी, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एटीपी जो है वो फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा एटीपी। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा और फॉस्फेट के साथ जुड़ने पर क्या बना लेगा, फॉस्फेट के साथ जुड़ने से वो बना लेगा आपके पास एटीपी बना लेगा। ठीक है, दैट्स हाउ द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस। इस तरीके से आपके पास एटीपी की फॉर्मेशन जो है वो हो पाती है। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, आपने कभी ये सुना है ना कि दरियाओं पे बंद बांध के पानी ऊपर से गिराया जाता है जिससे डायनेमोस घूमते हैं, उससे क्या होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे यही हो रहा है कि जब हाइड्रोजन आयंस इस एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स की मशीनरी से बाहर आएंगे तो इसकी मशीनरी ड्राइव होगी। जब इसकी मशीनरी ड्राइव होगी तो एटीपी फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा, एटीपी बना लेगा। और ये बाहर क्यों है, अंदर से बाहर क्यों है, ताकि पीएच दोनों जगह की क्या हो, बैलेंस हो। ठीक है, पीएच किसे कहते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस को कहते हैं। दोनों की पीएच के अंदर दरअसल फर्क। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से दोनों अंदर और बाहर की पीएच बैलेंस करने के लिए जब ये बाहर आएंगे तो ये मशीनरी ड्राइव होगी। जब ये मशीनरी ड्राइव होगी उससे क्या होगा, आपके पास उससे होगा एटीपी की फॉर्मेशन। ठीक है, दैट्स हाउ द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस। इस तरीके से एटीपी की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे होती है। तो बेटा सबसे पहले सुन लो, एक काम हुआ NADPH की फॉर्मेशन, दूसरा काम हुआ आपके पास फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और तीसरा काम क्या हुआ, तीसरा काम हुआ आपके पास एटीपी की फॉर्मेशन। ठीक है, तीसरा काम हो गया आपके पास एटीपी की फॉर्मेशन। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपके पास ये तीनों काम जो है वो यहाँ पे हो गए। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों काम यहाँ पर हो गए। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। चले, मैंने आपसे फिलहाल बेटा इसमें इतनी बात करना थी। आप में से बेटा किसी ने कोई सवाल करना है तो मुझसे हैंड रेज कर सकता है। मैं तकरीबन आपको सवाल पूछने के सिर्फ 5 मिनट की इजाजत दे सकता हूं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे, वो आप क्लिक करेंगे और फिर अपना आपका टेस्ट शुरू होगा। ठीक है, एक प्रैक्टिस टेस्ट शुरू होगा। किसी ने कोई भी सवाल करना हो तो बेटा आप कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी हैंड रेज करेगा, यहाँ पे आदिल कुरैशी साहब है, उन्होंने हैंड रेज किया है, मैं आपको बेटा अनम्यूट करूंगा। जो भी जिसको भी मैं अनम्यूट करूंगा उसकी आवाज सब तक जाएगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मेरा सवाल जो है वो टेस्ट से रिलेटेड है। जैसे कि टेस्ट के लिए हमें जीमेल आईडी होना जरूरी है, तो मेरे पापा ने वो जीमेल आईडी तो बनवाई थी, बट वो उसका मतलब जो कोड होता है, पासवर्ड, वो भूल चुके हैं। सो हाउ कैन आई अटेम्प्ट द टेस्ट नाउ?
बेटा वो जी आईडी आपकी बनी हुई है, उस पर आप ईमेल रिसीव तो करती है ना, ईमेल जी आती है ना, अभी तो ईमेल तो आप पढ़ लेती है ना। हाँ। सर मैं जैन बात कर रहा हूँ। ये मैं इस बच्ची को बताना चाहूंगा कि जो जीमेल आईडी है उसका होना जरूरी है, क्योंकि जब वो बच्चा गूगल फॉर्म पे टेस्ट के लिए अपने क्विज पे एंटर होता है तो जो जीमेल आईडी और पासवर्ड दोनों मांगता है। अगर वो पासवर्ड भूल चुके हैं तो कुछ मिनट्स लगते हैं नया जीमेल आईडी बनाने में, तो वो नया जीमेल आईडी बना लें। थैंक हमारे सीनियर टीचर जो है वो और पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेशन सर जैन ने आपको कम्युनिकेट कर दिया है कि जीमेल एड्रेस के साथ उसका पासवर्ड भी होना जरूरी है। चले, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने बेटा कोई भी सवाल करना है, मेरे पास स्क्रीन में यहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन आता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने जो भी बाकी लोग मौजूद हैं वो अगर उनको बोर्ड पे से जो चीजें लिखी हुई है कॉपी करनी है आप कॉपी करें। लेकिन बेटा एक बात याद रखिए कि देयर इज ऑलवेज टू हैंड क्लैपिंग। हम यहाँ पे लोगों को किसी को घोल के नहीं पिलाते, लेकिन हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ब्रेक नेक एज तक जो भी एफर्ट्स हैं वो पुटअप करते हैं, जिससे ये होता है क्या कहते हैं कि वो आपके लिए एक पुश है, लेकिन आपको भी अपनी एफर्ट शो करनी है, ठीक है। आपको भी अपनी एफर्ट शो करनी है कि आप जो है वो इन एफर्ट्स को करने के बाद आप मेडिकल कॉलेज में एंटर हो सके। आप देखिए दिस इज नॉट एन इजी नट टू क्रैक एंड नॉट एन इजी टास्क टू एंटर इनटू डाउ और एसएमसी, ठीक है। तो आप बगैर अपनी एफर्ट्स पुट अप करे यहाँ पे आप नहीं दाखिल हो सकते। तो देयर इज ऑलवेज टू हैंड क्लैपिंग, एक हाथ हमारा है बेटा, एक हाथ आपका है। आप अगर पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप यकीनन आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और किसी के जहन में ये बात अगर आए कि आप क्या कोर्स कराएंगे, तो देखिए मेरी अपनी पूरी कोशिश ये है कि मैं आपको एवरी नोक एंड कॉर्नर करा दूं, ठीक है। लेकिन ऑल दो आपको अंदाजा है कि देखिए 27 चैप्टर्स आपके हैं, मुमकिन नहीं है कि आपको 3 to 4 मंथ्स में ईच एंड एवरीथिंग सब चीजें कराई जाएं, ठीक है। ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़कर आ रहे हैं, तो आपकी कोशिश होना चाहिए कि आपने जो चीज पढ़ा हुआ है वो आपको एक रिकॉल हो और आप टेस्ट के अंदर जो वो क्लियर हो जाए। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स की तरफ ये लिंक जो है वो फॉरवर्ड कर रहा हूं, ठीक है। उससे रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन होंगी, सर जैन हमारे साथ मौजूद है, ठीक है, तो वो इसमें हमारी हेल्प करेंगे। और इस टेस्ट को करने के लिए बेटा आपके पास 10 मिनट्स हैं, मैं फॉरवर्ड कर दी। बहुत इजी रहेगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आप भी अभी जो टेक्नोलॉजी है उससे आप अगर फेमिलियर नहीं है तो नो नीड टू वरी एट ऑल, ठीक है। ऐसा ऐसा आप फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिंक को प्रेस करें और अपना जो है वो आप टेस्ट शुरू कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स आपके पास 1 मिनट रह गया बस। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जो है वो जिसने क्विज कंप्लीट नहीं किया हो, उसको टाइम और चाहिए हो तो बता दे, हैंड रेज कर दे। ओके, योर टाइम हैज बीन अप। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था इससे। ठीक है बेटा, आप टेक योर टाइम। आप सबको मैं 3 मिनट और दे रहा हूँ। एक मिनट रह गया आपके पास। चलें, योर टाइम हैज बीन अप। ठीक है,
पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन फर्स्ट MCQ which one of the following organelle always contain DNA? जी, आप में से कौन आंसर करेगा? इंडेक्स करे भाई। सबने सबमिट कर दी है पेपर? जी, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि शायद आपको ये इल्म हो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस रखता है और वो सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा और किसके पास डीएनए होता है? क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है। इसकी दलील ये है कि सूरज की रोशनी पत्ते के ऊपर वाली सरफेस पे ज्यादा पड़ती है, वो ज्यादा डार्क ग्रीन होता है। जितना ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ेगी क्लोरोप्लास्ट उतनी देरी से डिवाइड होंगे, और जब क्लोरोप्लास्ट उतनी देरी से डिवाइड होंगे तो उससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सरफेस ग्रीन आपको नजर आएगी। तो माइटोकॉन्ड्रियन और क्लोरोप्लास्ट दोनों की सरफेस पे आपके पास दोनों जो है वो आपके पास डीएनए कंटेन करते हैं। इसके बाद आपके पास MCQ which one of the following would exocrine cells be expected to contain as a result of their function? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन सेल्स कौन से होते हैं? जो मुख्तलिफ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन वो होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एक्सोक्राइन वो होते हैं जो आपके पास एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे बात की जाए, एक्सोक्राइन सेल्स एंजाइम रिलीज करते हैं। एंजाइम प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन्स बनाने में कौन मदद देता है? राइबोसोम्स मदद देते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आइए, द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स कंटेन वन और मोर डेंस बॉडी नोन एज न्यूक्लियाई। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलाई? न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है? कोई आप में से बताएगा? एक न्यूक्लियस के अंदर 1 और 2 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। जो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं? वो न्यूक्लियाई जो है वो आपके पास आरएनए की सिंथेसिस करते हैं, राइबोसोम्स की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो दिस इज आपके पास ऑप्शंस में राइबोसोम्स की फॉर्मेशन। आई होप सो कि आपको आंसर की भी मिल गई है। मैं सिर्फ इस वक्त पेपर जो है वो आपके पास एक ओवरव्यू कर रहा हूं। Which one of the following correctly shows the structure which are found in a eukaryotic cell? राइबोसोम्स आपको पता है बैक्टीरिया में भी होते हैं और इंसानों में भी होते हैं। तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है which are found in a eukaryotic cell. तो which of the following correctly shows structure which are found in eukaryotic cell? तो राइबोसोम्स तो मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद है, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें मौजूद है। उसके बाद है MCQ नंबर 5, what distinguishes a prokaryotic cell from a eukaryotic cell? ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और उसमें यूकैरियोटिक सेल में क्या फर्क है? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते। बैक्टीरिया के अंदर ना क्लोरोप्लास्ट होता है, ना आपके पास उसके माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। Which of the following is present in all eukaryotic cells? तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये चीज मौजूद है। ऑप्शन इज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। किसी ने अगर ये ऑप्शन लिखा है डिप्लॉइड न्यूक्लियस, तो देखें फंगस जो होता है वो जेनेटिकली हैप्लॉइड होता है, वो यूकैरियोट होता है। तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस फंगस के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। चलें, इसके बाद आइए पेनक्रियास टिश्यू
from a freshly killed rat was removed, placed in warm isotonic saline solution, radioactively labeled amino acids were added. At intervals after adding the amino acid, samples of the tissue was removed. Sections cut in the sites of radioactivity determined. Which of the following represent the order in which radioactivity appeared in organelles? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि शायद आपने ये फंक्शन पढ़ा हो कि गोल्जी बॉडीज में चीजें दाखिल होती हैं कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। गोल्जी बॉडीज की आगे वाली साइड से वेसिकल्स निकलती हैं और सेल से बाहर जाती हैं। अब गोल्जी बॉडीज में कहां से आती हैं? गोल्जी बॉडीज में आपके पास उससे पहले कहीं और से आती है, ठीक है। गोल्जी बॉडीज में उससे पहले कहीं और से आती है। तो याद रखिएगा कि गोल्जी बॉडीज में से पहले वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे और फिर उसके बाद वो सीक्रेटरी वेसिकल्स की शक्ल इख्तियार करेंगी और सेल से बाहर आएंगे, ठीक है। उससे पहले वो प्रोटीन सिंथेसिस अगर हो रही है, फॉर एग्जांपल आपके मुंह में थूक आ रहा है, स्लाइवा माइलेज, स्लाइवरी माइलेज एंजाइम है, एंजाइम्स की फॉर्मेशन राइबोसोम्स करेंगे, उसके साथ साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे, उनकी पैकेजिंग होगी, उनकी मजीद मॉडिफिकेशन होगी गोल्जी बॉडीज में, फिर सीक्रेटरी वेसिकल्स के जरिए वो बाहर आ जाए। इसके बाद है एमसीक्यू नंबर 8, अ पीस ऑफ मैमेलियन टिश्यू वाज होमोजेनाइज्ड एंड सब्जेक्टेड टू डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, पूछा क्या गया है? पूछा गया है विच डायग्राम इंडिकेट द फ्रैक्शन विद मैक्सिमम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिविटी। देखिए लाइसोसोम्स की खास बात यह है कि उसके अंदर आपके पास 40 से ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद है। मैं आपको ये बात इस तरह से याद दिलाता हूं कि लाइसोसोम अगर बर्स्ट हो जाए तो उसके सारे एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं और वो क्या होता है, वो पूरा सेल ही बर्स्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, ऑटोलिसिस का शिकार हो जाता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दरअसल लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। चलें, the diagram shows a generalized animal cell which structure replicates during mitosis and generates the spindle. So here option D is correct. Of सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम की खास बात है वो न्यूक्लियस के आसपास होता है। किसी के ध्यान में ये बात है सर ए क्यों नहीं है, डी क्यों है? तो देखें ए सेल मेम्ब्रेन के करीब है, बहुत दूर है। सेंट्रोसोम को और सेंट्रियोल को सेंट्रियोल कहते हैं, इस वजह से ये सेंटर के आसपास आता है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चले, some cellular organelles are bounded by a single membrane while other organelles have two membranes around them. Which of the following is correct? देखिए एक बात याद रखिएगा कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है लाइसोसोम के गिर्द, ठीक है। न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट पे नवी बोर्ड पे डिस्कस किया, इसके गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। अगर हम टोनोप्लास्ट जो कि वैक्यूल के गिर्द मेम्ब्रेन होती है, अगर हम उसको कंसीडर कर ले, ठीक है, तो वो आपके पास एक मेम्ब्रेन कंसीडर कर ले तो वो भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। चलें, एक छोटा सा देखें, तमाम स्टूडेंट से कह रहा हूं, एक छोटा सा हमने आपको आज डेमो दिया है। यही सब चीजें हमारी डेली क्लासेस में हो रही होती है, ठीक है। टेस्ट ऐसा होता है कि एमसीक्यूज डेली बेसिस पर भी होते हैं और ऑफ एंड ऑन हो रहे होते हैं गैप के साथ। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। बट मेरी अगेन बात याद रखिएगा, देयर इज ऑलवेज टू हैंड क्लैपिंग। आपको बेटा पढ़ना है, टाइम लेना है, ठीक है। चले, यहाँ पे मीटिंग का मेरा टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। एडमिशन से रिलेटेड बेटा जिससे वो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो एडमिशन से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन जो है, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आप किससे लेंगे? वो आप 0300223912 पे लेंगे, ठीक है, और वहीं पे बात करेंगे। चलें, अल्लाह ने के मान, अस्सलाम वालेकुम।